हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास से हम सब प्राचीन भारत के इतिहास के पहले चैप्टर यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बातों को हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन लास्ट जो वीडियो सिलेबस से संबंधित था उसके पहले हमने दो और वीडियो प्राचीन भारत से संबंधित डाल रखे थे, ठीक है। और उसमें वो जो दो वीडियो था उसमें पहला था सिंधु घाटी सभ्यता का एक परिचय। तो इसको आप ये मान लीजिए कि सिलेबस के अंतर्गत जो हमने पहला चैप्टर स्टार्ट करना है उसमें पहला जो है वीडियो उसको मान लीजिएगा, यानी वो सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 होगा। यहां पे आप समझ सकते हैं ये सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास की जो बात हमने आपसे की थी जिस कोर्स के बारे में, वो आज के क्लास में चैप्टर वाइज स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए जो चैप्टर संख्या लिख रखा है, ठीक है, इसमें हमने 1 2 3 ना लिखकर बल्कि ABC करके लिखेंगे, ठीक है। ए का मतलब हो जाएगा फिर भाग 2, ठीक है। भाग 2 का मतलब ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक वीडियो और भी जो है पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, वो उसको आप मान लीजिएगा पार्ट 1, ठीक है। ये पार्ट 2 है, यानी कि एक वीडियो हमने पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के सिलेबस के बारे में हमने मोटे तौर पर चर्चा की थी, जो लास्ट वीडियो था। और उसके पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता भाग 1 आप मान लीजिएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय था, ठीक है। यानी कि एक वीडियो में हमने पूरे प्राचीन भारत के इतिहास के सभी अध्यायों को एक साथ समेटने की कोशिश की। और उसके बाद पहला जो चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता है उस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है जो परिचय जो इंट्रोडक्शन है वो वीडियो हमने एक डाल रखे हैं, ठीक है। उसको आप मान लीजिएगा सामान्य अध्ययन प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर ए नंबर है। और इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 1 जो है वो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के एक परिचय की बात करता है, एक इंट्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है। आज की इस क्लास से हम क्या करेंगे कि उसको भाग 2 नाम देंगे, ठीक है। और हम लोग आज की इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रारंभिक जानकारी है उस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है उस भौगोलिक विस्तार को हम समझेंगे। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किधर से किधर की ओर था, उसकी सर्वाधिक उत्तरी सीमा क्या थी, दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी सीमा क्या थी। और साथ में हम लोग इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कभी जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, कभी उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, कभी उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। तो इस तरह के नाम रखे जाने के पीछे भी कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। वो सारे कारण क्या है हम लोग इस बात से आज की इस कक्षा को हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है। और हम लोग साथ में इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन भारत के इतिहास के जिस कालखंड में शामिल किया जाता है वो कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से पुकारा जाता है, उसे प्रोटो हिस्टोरिकल एज के नाम से पुकारा जाता है। तो क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों नहीं उसे प्राग ऐतिहासिक काल में शामिल करते हैं यानी प्री हिस्टोरिकल एज में शामिल करते हैं, क्यों नहीं उसे जो है हिस्टोरिकल एज में शामिल किया जाता है, हम लोग आज इस बात की पड़ताल करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इस तरह की सारी बातें करने के पूर्व हम सब एक बार जो है इंटरनेट को खंगालेंगे। इंटरनेट पे नजर डालकर हम लोग देखेंगे कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस किस तरह के वहां पे कह सकते हैं इमेजेस पड़े हुए हैं, उस पे आर्टिकल्स पड़े हुए। बस 2 मिनट एट ए ग्लांस जो है हम लोग देखेंगे। और ये याद रखिएगा कि यूट्यूब के इतिहास में मैं अपनी बात कह सकते हैं अपनी मुंह में मिट्ठू वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, आप सर्च भी करके देखिएगा कि यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हमने जो है इंटरनेट के थ्रू जो है आपको बतलाने की कोशिश की कि वास्तव में देखिए डिजिटल वर्ल्ड का जो है वो क्या है कि जमाना है। आप समझ सकते हैं कि डिजिटलाइज जो है वो क्या है कि किया जा रहा है, हर चीज का वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बातें 4 साल 2-3 साल पहले 4 साल पहले हमारी सरकार ने की थी, अब वो धीरे धीरे क्या है कि वो रंग लाने लगा है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं कि और जो है भारत अग्रसर हो रहा है। तो इस दिशा में हम सब हर वो साधन हर वो संसाधन का प्रयोग करेंगे जिससे हम बेहतर तरीके से अपनी बातों को पहुंचा सके। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, आप इंटरनेट
इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा कि मैं आपको जो है, या यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि मैं आज से एक ऐसे जो है तरीकों का प्रयोग आपको अपनी बातों को समझाने के लिए कर रहा हूं, और जो कि यूट्यूब में पहली बार हो रहा है। ये आप सर्च करिएगा, इसको आप देखिएगा, और मुझे जो पूरा विश्वास है इसके बाद आप देखिएगा यूट्यूब पर इस तरह के जो है वीडियोस बनने जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो है इंटरनेट पे नजर डालें। ठीक है, देखिए ये जो है इंटरनेट पे जो है ये सारी जो बातें दी हुई है, अगर आप जो है वो क्या है कि गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है वो क्या होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अगर आप डालेंगे तो बहुत सारे मटेरियल्स पड़े हुए हैं, नक्शे पड़े हुए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा इस सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार हो गया, उसकी जो टाउन प्लानिंग में जो मकान निर्माण की जो पद्धति थी वो पद्धति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है फिर क्या है कि उसकी जो टाउन प्लानिंग है, टाउन प्लानिंग, तो टाउन प्लानिंग एक अलग चीज है, मकानों के निर्माण की जो पद्धति है वो पद्धति अलग है, ठीक है। इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है, जल निकास की जो प्रणाली है वो प्रणाली अलग हो जाएगा। इसी प्रकार देखिएगा ये लोथल जैसे बंदरगाह का एक जो है तस्वीर बनाने की कोशिश हुई है, ठीक है। ये सब लोथल बंदरगाह है जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल हुआ करता था। और आपको मालूम होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने समकालीन फारस और मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी ईरान और इराक की सभ्यता के साथ जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित किया। और इस घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की अगर हम बात करें तो ये वास्तव में जल मार्ग के थ्रू होता था, ठीक है। वो स्थल मार्ग के थ्रू नहीं होता था, जल मार्ग के थ्रू होता था। और जल मार्ग में कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है बंदरगाह की भूमिका जो है वो बढ़ जाएगी। और जो बंदरगाह हड़प्पा वासियों का फारस और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, वो लोथल बंदरगाह था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल है, और अक्सर ये पूछा गया कि बंदरगाह के प्रमाण कहां से मिले, डॉक यार्ड के प्रमाण कहां से मिले, गोदी बाड़ा के प्रमाण कहां से मिले, फारस की मुहरों के साक्ष्य कहां से मिले, फारस की मुहरों के साक्ष्य कहां से मिले, साथ में खंबात की खाड़ी में स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था। तमाम तरह के सवाल जो है ऐसे पूछे जाते हैं लोथल के संबंध में, वो हम लोग आज इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नक्शे के बारे में भी थोड़ी सी समझ हमें रखनी पड़ेगी कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण जो है वो स्थल कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो विभिन्न स्थल हैं, यहां पर एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि जिसके बारे में आगे और भी हम डिटेल में बात करेंगे, कि इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो वास्तव में एक प्रकार से बहुत मतलब कह सकते हैं सार गर्भित है, और बहुत सारे तथ्यों को अपने में समेटे हुए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समेटे हुए हैं, कुछ निर्विवाद हैं, कुछ विवादित हैं। वो सारे जो कॉन्सेप्ट्स को अगर हम लोग समझेंगे तो निश्चित रूप से इसमें बहुत समय व्यतीत करना पड़ेगा। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग जो है 4 से 5, 6, 7 वीडियोस बनेंगे, ठीक है ना। और उसमें हम लोग पूरी बात को खंगालने के बाद, सारी बातें पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो है फिर उस चैप्टर से रिलेटेड जो सवाल है हम लोग हर चैप्टर के साथ ऐसा करेंगे। इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये डिसाइड करना है कि आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं या फिर जो है वो क्या है कि एकदम उसको हर चीज के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। और उस तरह से अगर आप पढ़ना चाहते हैं, और सामान्य तौर पे देखिए ध्यान रखिएगा यूट्यूब पर जब आप पढ़ोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लगातार 7-8 वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, हर बात का बारीकी से छानबीन आपको नहीं दिखेगी, बस पॉइंट वाइज जिक्र किया, इसके बाद आप भी अपने रास्ते, हम भी अपने रास्ते हो गए। तो ये एक प्रकार से मेरा हमेशा से यही मानना है कि ये जो तैयारी है ना, ये गाइड नुमा तैयारी है। तो क्लास का फिर मतलब क्या है, अगर गाइड नुमा ही तैयारी करनी तो एक मैगजीन खरीद लीजिए, उसके लिए क्यों जरूरी है हम यूट्यूब पर ही जो है वो सारी चीजें देखें, ठीक है ना। तो यहां पे जो है हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आज का जो प्रतियोगी परीक्षाएं का की जो परिस्थितियां हैं और साथ में उसके जो पैटर्न है, उस पैटर्न में जब तक आप कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे, मेरी एक बात समझिएगा कि मुझे हमेशा से ये लगता है, जो कि मैं मतलब बहुत लोगों तक कभी भी पहुंचा नहीं पाया, लेकिन ये आभासी दुनिया है, ये एक बेहतर माध्यम है आम जनों तक पहुंचने का, आम बातों तक जो है अपनी बातों को आम जनों तक पहुंचाने का। हमेशा से मेरा ये सोचना रहा है कि वास्तव में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वो ग्रेजुएशन की तरह कोई एग्जाम्स या परीक्षाएं नहीं होती है। इसमें कि 10 क्वेश्चंस रट के जाने से 5 क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है, मिलना ही मिलना है, और फिर पार्ट 1 कंप्लीट हो जाना है, पार्ट 2 कंप्लीट हो जाना है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ऐसी नहीं होती है। वहां पर अब आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हर चीज पढ़नी है। तो क्या हर चीज को आप रट कर जा सकते हैं क्या पढ़ रहे हैं? नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा, हर विषय की एक सामान्य समझ आपको विकसित करनी होगी। और जिस दिन ये सामान्य समझ आपने विकसित कर ली ना, तो आपको चीजों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीजों का भी आंसर बेहतर तरीके से आप लिख पाओगे जिसके बारे में आपने डायरेक्ट पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो समझ आपने विकसित की है उसी से उन सारे प्रश्नों का बिना रटे जवाब जो है आपके जिह्वा पे मौजूद होगा। आप जब लिखने बैठोगे तो अपनी आप जो है कलम जो है वो चलने लगेंगे, शब्द उससे जो है निकलने लगेंगे और पन्ने दर पन्ने जो है वो क्या है कि भरने लगेंगे। तो यही बात है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहां पे ये जो विभिन्न पूरा स्थल है ना सिंधु घाटी सभ्यता के, चूंकि देखिए ये ध्यान हमेशा से रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लिखित और पुरातात्विक दोनों साक्ष्य मिले, यानी रिटन एंड आर्कियोलॉजिकल दोनों तरह के एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकने के कारण कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास लेखन अब तक जो हो पाया, जो हम अध्ययन और अध्यापन के जो प्रक्रिया का पालन करते हैं इस सभ्यता से संबंधित, उसका एकमात्र जो आधार है, उसका एकमात्र जो बेस है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पे चूंकि सभ्यता का इतिहास लिखा गया, इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कौन कौन से पुरा स्थल मिले हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मिली है, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सवाल हो जाता है। और बल्कि जब आप मुख्य परीक्षा वगैरह में, हालांकि ये प्रीलिम्स की क्लास है, ठीक है ना, मुख्य परीक्षा की एक्सक्लूसिवली अलग से क्लास होगी, उसमें इतने तथ्य की बात नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रीलिम्स का और मुख्य परीक्षा की क्लास हमेशा अलग अलग रहती है, लेकिन मैं फिर भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट आपको जरूर यहां पे बताऊंगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पुरा स्थलों के उत्खनन से जो साक्ष्य मिले हैं, जो वस्तुएं मिले हैं, उसी के आधार पे उस युग का इतिहास लिखा गया, उस युग के इतिहास को इतने सारे कॉन्सेप्ट जो है वो गढ़े गए, ठीक है। तो वहां पे जो है ये जैसे मोहनजोदड़ो है, ठीक है, ये तिपतिया अलंकरण वाले शॉल ओढ़े जो है और दाढ़ी जो है भली भांति सजा, ठीक है ना। इस तरह से जो है आप कह सकते हैं कि बहुत सारी वस्तुओं के साक्ष्य जो है वो क्या है कि मिले हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है कि इमेजेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और जिसे देखकर आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि आप बहुत आराम से कह सकते हैं कि अपनी चीजों को जो है वो अपनी इस सभ्यता से संबंधित जो सामान्य समझ है वो समझ आप विकसित कर सकते हो, ठीक है। अब हम अपनी जगह पे आते हैं, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कह सकते हैं ये सामान्य अध्ययन का प्राचीन भारत का इतिहास है, ये ए है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका भाग 2 है, भाग 1 पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये भाग 2 भौगोलिक विस्तार से संबंधित है। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो अपना पूरा पता जो है, जो इसको पोस्टल एड्रेस जो है आप लिखिएगा, जहां पर आप जो पुस्तकें हमें भेजनी है वो आप तक भेजी जा सके, ताकि जो है स्टडी और आपके पास बुक्स भी पास में रहेंगे, तो दोनों पढ़ना जो है वो क्या है कि आसान हो जाएगा। अपनी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, और यहां पे देखिए सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण यानी नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता को, जैसा कि हमने आपको बताया, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इस बात को समझे कि सिंधु घाटी सभ्यता को वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्यों इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहकर पुकारा गया। तो वास्तव में क्या था कि 1921 ईस्वी में जब हड़प्पा नामक पुरा स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ, विधिवत उत्खनन हुआ, सिस्टमैटिक वे में जब उसका एक्सकैवेशन हुआ, तो हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को जानकारी मिली। कुछ समय के बाद फिर क्या हुआ कि मोहनजोदड़ो के संबंध में जानकारी मिली, फिर इसके बाद चंद्रहुदड़ो के संबंध में जानकारी मिली। तो जो पुरातत्वविद थे, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जो भी पुरा स्थल मिल रहे हैं वो या तो सिंधु नदी या फिर सिंधु की सहायक नदियों के इर्द गिर्द मिल रहे हैं, ठीक है, या तो वो इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स के
इर्द गिर्द जो है वो क्या है कि वो सारे पूरा स्थल मिल रहे हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित था पंजाब में, ठीक है, मोंटगोमरी जिले में। जब मोहनजोदड़ो की ओर आगे बढ़े तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे जो है मिला और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जब चनहुदड़ो की तरफ गए तो वहां पर भी जो है वो क्या है कि वो सारे पूरा स्थल सिंधु नदी के इर्द गिर्द मिले। तो सिंधु नदी के इर्द गिर्द ये सारे इनिशियल जो साइट्स थे, जो प्रारंभिक पूरा स्थल थे, वो मिले। इस वजह से पुरातत्वविदों ने उसका नामकरण जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता कर दिया। उनको ये लगा कि वास्तव में यह एक ऐसा पूरा स्थल है जो वास्तव में सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द बसा हुआ है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बहुत सारे ऐसे पूरा स्थलों के बारे में जानकारी मिली जो सिंधु या उसकी सहायक नदियों से काफी दूर दूर स्थित था। इसलिए विद्वानों में इस बात को लेकर जो है वो चर्चा हुई कि क्या इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित होगा। तो लगभग सभी विद्वानों ने एक मत से यह राय जाहिर की कि इस सभ्यता को अब सिंधु घाटी सभ्यता कहना सही नहीं है। तो फिर क्या नाम दिया जाए, इसके लिए पुरातत्व शास्त्र की उस परंपरा का प्रयोग किया गया जिसके अंतर्गत किसी भी अज्ञात सभ्यता का नामकरण उस स्थल के नाम से कर दिया जाता है जिसकी पहली बार खुदाई हुई रहती है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 1000 से ज्यादा जो साइट्स है उसमें सर्वप्रथम उत्खनन जो है वो किसका हुआ था, हड़प्पा का हुआ था, ठीक है। सर्वप्रथम एक्सकेवेशन जो है वो हड़प्पा का हुआ था, इसलिए सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहकर पुकारा गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि यहां पे साफ लिखा हुआ सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्यों कहा गया। तो इसमें सिंपली हमने लिखा प्रारंभिक पूरा स्तर, इसके जो इनिशियल साइट्स थे वो इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स। इसका मतलब ये हो गया कि इसके इनिशियल जो साइट्स थे वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द मिले थे। जैसे हमने आपको बताया कि सिंधु की, ध्यान रखिएगा, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों की अगर हम बात करें, ठीक है ना, कि यहां पे आप समझिए ये नक्शा जो है मैंने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है ना, ताकि जो है वो क्या है कि क्लास के दौरान समय जो है जाया ना जाए। तो ये देखिए सिंधु नदी है, ठीक है, ये समझिएगा सिंधु नदी है, पंजाब की 5 सहायक नदियां, ठीक है। यहां पे इस बात को समझिएगा कि पंजाब को पंजाब क्यों कहा गया, गंगा यमुना का दो आबा क्यों कहते हैं। तो दो आब शब्द जो है ना, ध्यान रखिएगा, आबादी, आब है ना, दो आब, आबादी, आब, ये सारे जो शब्द है आब से निकले हुए हैं। और आब जो है फारसी भाषा का शब्द है जो कि संस्कृत शब्द आप से जो है वो क्या तब्दील हुआ है। और आप का मतलब होता है जल, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है। यानी कि जब हम दो आब कहते हैं ना, यानी कि 2 नदियों के जल का क्षेत्र हो जाएगा। जब हम पंजाब कहेंगे तो इसका मतलब है 5 नदियों के आब यानी आप यानी जल का क्षेत्र हो जाएगा। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी मतलब प्रारंभिक समय में जो भारत का या दुनिया का जो पॉपुलेशन होता था वो सिंधु नदी के नदियों के जल यानी आब के इर्द गिर्द जनसंख्या बसती थी। इसलिए जनसंख्या के उसी आब यानी कि जल के नाम से फारसी भाषा में उसे आबादी कहकर पुकारा जाने लगा। तो सिंधु नदी की जो है 5 सहायक नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास हो गया, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा जो है मैप जो है नक्शे की थोड़ी सी जानकारी आपको होने से बहुत हद तक बहुत आसान हो जाएगा चीजों को रटना। तो ये सिंधु नदी है, ये पंजाब की 5 सहायक नदियां हैं। और आप नोटिस करेंगे, ठीक है ना, आप देखेंगे कि ये जो है वो मांडा जो है चिनाब नदी, झेलम चिनाब है, चिनाब नदी के किनारे मांडा का क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा का क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार सतलज नदी के किनारे रोपड़ है। ये सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो, इसके बाद सिंधु नदी के इस ओर जो है वो चनहुदड़ो का क्षेत्र हो गया। तो ये सारे जो पूरा स्थल थे वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द मिले थे। इसलिए विद्वानों ने इस सभ्यता को आनन फानन में कह दिया यह सिंधु घाटी सभ्यता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया बहुत सारे ऐसे पूरा स्थल, ये सारे पूरा स्थलों का लोकेशन संभव नहीं है, फिर भी हमने जो है बहुत हद तक आपको जो है जो भी इंपॉर्टेंट स्थल है उसको हमने यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश की। शायद आपको जो है वो क्या है कि दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से समझिएगा ये पूरा स्थल है, ठीक है। मैंने बड़ा अफगानिस्तान में 2 क्षेत्र अभी फिलहाल उसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमने इसको बड़ा कर दिया, ठीक है। तो बड़ा कर दिया तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है वो क्या है कि अगर मैं इसको जो है ऐसे समझूं, ठीक है,
कि ये देखिए ये पूरा जो है वो गुजरात का एरिया है, ठीक है, ये गुजरात का एरिया है, सॉरी यहां से यहां तक गुजरात का एरिया है, ये महाराष्ट्र का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये राजस्थान का एरिया है, ये बनावली हरियाणा में, ये भारत के पंजाब प्रांत में रोपड़ है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखिए तो ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान, ये तीन ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप के कह सकते हैं देश हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों के जो प्रमाण है वो प्रमाण तीन ही देश से मिले भारतीय उपमहाद्वीप में, और वो तीन देश है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। ये तीन देश से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों के प्रमाण मिले हैं। तो इसमें ऐसे हो सकता है कौन से देश से नहीं मिला है, तो नेपाल दे दिया, ठीक है। और भी चीजें जो है आपको पूछी जा सकती है, फिलहाल मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, ठीक है, हिंदुस्तान के अंदर आपको समझ में आ गया कि ये कश्मीर का क्षेत्र है, कश्मीर का अखनूर जिला, मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे अखनूर जिले में स्थित है कश्मीर में, तो ये कश्मीर का हो जाएगा। इसके बाद ये जो हड़प्पा है ना, ये हड़प्पा, ये जो दिख रहा है, ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में था रावी, और ये रोपड़ जो है हिंदुस्तान के पंजाब प्रांत में हो जाएगा, बनावली हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में, और ये जो है वो गुजरात का इलाका है। ध्यान रखिएगा कि अगर सवाल आपसे यह पूछा जाए कि वास्तव में प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थलों के प्रमाण कौन से राज्य से प्राप्त हुए, तो हिंदुस्तान में गुजरात राज्य से प्राप्त हुआ है। और गुजरात राज्य को भी अगर आप देखिए तो आप ये नोटिस करेंगे कि गुजरात जो है ना वो वास्तव में उसको दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, ठीक है। ये आप समझिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये जो है वो गुजरात का एरिया है, और ये जो इलाका है ना, ये इलाका कहलाता है कच्छ का क्षेत्र, ठीक है, इसको कच्छ का क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो इलाका है इसको काठियावाड़ भी कहते हैं, ठीक है, इसको काठियावाड़ भी कहते हैं, इसको सौराष्ट्र भी कहा जाता है, ठीक है, इसको सौराष्ट्र भी कहकर पुकारा जाता है। तो यहां पे जो है हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो इलाका है ना, इसमें अगर आप देखिएगा ये है लोथल हो जाएगा, ठीक है, ये रोजड़ी है, ये प्रभास पाटन हो गया, ये सुरकोतड़ा है, ये धौलावीरा का क्षेत्र हो गया, ये देसलपुर का क्षेत्र हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा भगत राव का क्षेत्र हो जाएगा, इसके बाद यहां पे दैमाबाद का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये गुजरात के ये प्रोमिनेंट साइट्स थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये यहां पे नहीं है। तो आपका जो है वो क्या है कि ये कच्छ का क्षेत्र है, ये काठियावाड़ का क्षेत्र है, और ये जो हिस्सा है ये लोथल है। तो लोथल जो है वो कहां पे स्थित हो जाएगा, कच्छ में या काठियावाड़ में, ठीक है। तो आपको ये स्पष्ट जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि केवल गुजरात जो है वो रखने से फायदा नहीं होगा, आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि गुजरात में दो हिस्से हैं, कच्छ और काठियावाड़ का क्षेत्र, ठीक है, कच्छ और काठियावाड़। और यहां पे एक बात और समझिएगा, ये जो है ना, ये आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है चूंकि ये पूरा अरब सागर का क्षेत्र है, ठीक है, अरब सागर का क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, इसको कहा जाएगा कच्छ की खाड़ी हो जाएगा, और इसको कहा जाएगा खंबात की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बे कहकर पुकारा जाता है। तो ये गुजरात का ये कच्छ की खाड़ी हो जाएगी, ये खंबात की खाड़ी हो जाएगा। तो सवाल ये आ सकता है कि भाई लोथल पहले कहां पे स्थित है, तो ओवरऑल जो है वो गुजरात में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, गुजरात में स्थित है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि गुजरात में कौन से क्षेत्र में, कच्छ या काठियावाड़ में, तो वो काठियावाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। तीसरी बात, कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी, तो खंबात की खाड़ी में। अब वो कौन से जिले में है, तो अहमदाबाद जिले में। और कौन सी नदी के किनारे, तो एक छोटी सी नदी इसके किनारे बहती है, उसको भोगवा नदी कहा जाता है, और उस भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी अवस्थिति आप समझ सकते हैं, ये कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में स्थित है, और इसकी अवस्थिति ही इतनी महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से यह समकालीन मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यता के लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका। तो यहां पे यह समझना बहुत ही जरूरी है कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, और वो इसलिए कहा गया क्योंकि इसके प्रारंभिक जो पूरा स्थल थे, इट्स इनिशियल साइट्स वेयर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ इंडस और इट्स ट्रिब्यूटरीज रिवर्स, यानी कि सिंधु या उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द इसके प्रारंभिक पुरास्थल पाए गए, इसलिए सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, बहुत सारे ऐसे पुरास्थलों की जानकारी मिली जो सिंधु या उसकी सहायक नदियों से काफी दूर दूर स्थित था। बल्कि आप इस बात को समझ लीजिए कि मैक्सिमम अभी तक जो है 1000 से ज्यादा साइट्स का उत्खनन हो चुका है।
और आप समझ जाइए 1000 से ज्यादा पुरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है। उसमें से अधिकांश पुरा स्थल सिंधु या उसकी सहायक नदियों से दूर दूर स्थित है। वो सरस्वती नदी के आसपास के इलाके में भारी संख्या में जो है वो क्या है कि ऐसे पुरा स्थल मिले हैं। इसलिए कभी कभार आप सुनते रहते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या फिर इस स्थिति में सिंधु घाटी सभ्यता कहना ज्यादा उचित होगा या फिर सरस्वती नदी की सभ्यता कहना उचित होगा। इस पर जो है वो क्या है कि जद्दोजहद और संघर्ष और वैचारिक मतभिन्नता जो है वो क्या है कि ये सारी चीजें चलती रहती है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी से दूर स्थित है मैक्सिमम पुरा स्थल। इसलिए जो है वो क्या है कि फिर सवाल ये उठा कि सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना फिर कहां तक उचित है। तो लगभग सभी विद्वानों ने एक मत से राय जाहिर की कि इनिशियल साइट्स मिले तो उस समय ये नाम दे दिया गया, चलिए। लेकिन जब अब सारी चीजें एकदम क्लियर है तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है। तो फिर क्या कहा जाए? तो इसका एप्रोप्रिएट जो है जवाब किसके पास था? पुरातत्व शास्त्र के पास, आर्कियोलॉजी के पास था। और आर्कियोलॉजी में हमेशा से एक परंपरा रही है कि किसी भी अज्ञात सभ्यता का नामकरण उस स्थल के नाम से कर दिया जाता है जिस स्थल की पहली बार खुदाई हुई रहती है। देखिए ध्यान रखिएगा, मैं दो पॉइंट्स बता रहा हूं लेकिन इसके पीछे इतने सारे बैकग्राउंड, इतने सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि दो बात को बताने के क्रम में इतनी सारी जो बातें बताई वो आपके लिए इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कोई अगर आपको 2 लाइन बताने के लिए इतनी सारी बातें, सारा बैकग्राउंड बता रहा है तो उसका कहीं ना कहीं आपके लिए भविष्य बताएगा, भविष्य निर्धारित करेगा इस बात का कि मैंने आपको क्या चीज जो है बतलाया और क्यों ऐसा बतलाया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, इसको आपको समझना है, ठीक है। चलिए फिर जो है वो क्या है कि हम थोड़ा सा जो है वापस आते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और नक्शे के क्रम में थोड़ा सा जो है आपको जानकारी रखनी पड़ेगी, थोड़ी बातें आपको समझनी पड़ेगी। और इसके आधार पर देखिए क्या है कि अगर आप इसको समझिए, सबसे उत्तर की सीमा जो है वो क्या हो जाएगा? मांडा का क्षेत्र है। सबसे दक्षिण की सीमा जो है वो कौन सा क्षेत्र है? दैमाबाद का क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद सर्वाधिक पश्चिम की सीमा जो है सूत का गेंडोर हो जाएगा। तो सबसे पश्चिम में सूत का गेंडोर है और सबसे जो है वो क्या है कि अगर देखा जाए तो सबसे जो है पूर्व में आलमगीरपुर का क्षेत्र। यहां पे देखिए 2-3 सवाल जो है वो क्या है कि बनते हैं। देखिए ये ईरान का क्षेत्र हो गया और ये पाकिस्तान है। तो एक सवाल ये आता है कि ईरान यानी फारस और पाकिस्तान की सीमा पर, पाकिस्तान के भीतर अरब सागर के तट पर कौन सा क्षेत्र जो है स्थित है? तो वो हो जाएगा सूत का गेंडोर। ध्यान रखिएगा, सूत का गेंडोर के बाद फारस की जो है वो क्या है, ईरान की जो सीमा रेखा वो प्रारंभ हो जाती है। तो ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है, इसमें यहां पर जो है पाकिस्तान के भीतर कौन सा स्थल था? सूत का गेंडोर। और ये दश्क नदी के किनारे स्थित था। ये पाकिस्तान का, ये ध्यान रखिएगा, ये मकरान समुद्र तट है। मैं इस पर बार बार बल देता हूं क्योंकि ये हजारों जगह पे इसका प्रयोग होगा, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा अरब सागर का क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। ये अरब सागर का क्षेत्र है तो पाकिस्तान का ये मकरान समुद्र तट हो जाएगा। ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है। ये पाकिस्तान का हो जाएगा सिंध प्रांत हो जाएगा। और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत हो गया, पाकिस्तान का आपका सिंध प्रांत हो जाएगा, पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो इन प्रांतों में कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल के प्रमाण मिले हैं। और ये जो कह सकते हैं बलूचिस्तान क्षेत्र है ना, ये मकरान समुद्र तट पर स्थित है और मकरान समुद्र तट पर स्थित है, ठीक है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरा स्थल बन जाता है। यहां पे अगर आप देखिए थोड़ा सा, अगर इसको मैं बढ़ा दूं, ये केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो केरला में ये सब पूरा अरब सागर का क्षेत्र है। तो केरल में अरब सागर का क्षेत्र, इसी को मालाबार क्षेत्र कहा जाता है। महाराष्ट्र वगैरह सबका जो क्षेत्र है, मुंबई, गोवा वगैरह का कोंकण तट हो जाएगा। ये इधर तमिलनाडु का जो इधर बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र हो जाएगा, इसको मालाबार कोरोमंडल क्षेत्र कहा जाएगा। उड़ीसा का जो क्षेत्र है इसको कनारा, उत्तरी कनारा का क्षेत्र कहा जाता है। तो समुद्री इलाका कौन कौन सा है ये सब ध्यान रखिएगा। और सूत का गेंडोर सवाल पूछ देगा, एक सिंपल सी बात है, आपको पूछ देगा सूत का गेंडोर कौन से तट के किनारे है? मकरान, कह सकते हैं कि मालाबार, कोरोमंडल या कोंकण। तो मकरान समुद्र तट हो जाएगा। अक्सर देखिएगा यहीं से जो है मकरान समुद्र तट से ही होकर पाकिस्तान से आतंकवादी चले थे और यहां पे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से प्रवेश करके
करके जो है वो क्या है कि होटल ताज पर जाकर जो है उन्होंने हमला किया था। वहां पे बॉम्बे बीटी में सेंटर शिवाजी जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे हमला किया था। तो ये मकरान समुद्र तट जो है वो क्या है कि अक्सर ये भारत में जो है पाकिस्तान के आतंकवादी इधर से जो है वो चलते रहते हैं। तो ये सब अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट है, आपको इतनी सारी बातें जो है वो ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा सबसे उत्तरी दक्षिणी सीमा बताइए ना, इसमें एक चीज समझिएगा, देखिए यहां पे सबसे उत्तर का जो है वो क्या है, मांडा का क्षेत्र हो गया, ठीक है। कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है चिनाब नदी के किनारे अखनूर जिला कश्मीर में है, ठीक है। इसके बाद हमने सबसे जो है पूर्व में बताया आलमगीरपुर है, ये हिंडन नदी के किनारे गंगा यमुना के दुआब में यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के किनारे स्थित था, मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में। जबकि इधर जो है सूत का गेंडोर का क्षेत्र हो जाएगा जो कि दश्क नदी के किनारे पाकिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। और इसके बाद ध्यान ये रखना है कि आपको यह ध्यान में रखना है कि यहां पर हमने जो है वो क्या किया था कि दो जगह देखिएगा, लोथल है भगत राव है, ठीक है, लोथल है भगत राव और इसके बाद दैमाबाद का क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि जब तक दैमाबाद का उत्खनन नहीं हुआ, जब तक दैमाबाद का एक्सकैवेशन नहीं हुआ था, तब तक यही माना जाता था कि भगत राव ही सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक दक्षिणी सीमा है। लेकिन जैसे ही दैमाबाद का उत्खनन हुआ 1973 के आसपास में, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, जो गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसी प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद का क्षेत्र है जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है। और जैसे ही इसके संबंध में जानकारी मिली तो दक्षिणी सीमा भगत राव से 300 किलोमीटर और नीचे खिसककर दैमाबाद चली गई। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सीमा जब पूछा जाता है ना तो दैमाबाद दिया रहेगा, अगर दैमाबाद नहीं भी दिया रहेगा तो भगत राव दिया रहेगा, तो भगत राव आप क्या करोगे, और दोनों दिया रहेगा तो दैमाबाद लगाएंगे, अगर सिर्फ एक दोनों में से दिया होगा तो क्या स्पष्ट है। लेकिन जो है ध्यान आपको हमेशा दोनों को रखना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की भौगोलिक विस्तार। तो इसी में जो है हमने एक डायग्राम जो है छोटा सा बनाया था। आगे यहाँ पे देखिए सबसे उत्तरी सीमा मांडा हो गया, मांडा चिनाब नदी के किनारे है, अखनूर जिला कश्मीर में हो गया, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे मेरठ जिला उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद इधर देखिएगा सूत का गेंडोर का क्षेत्र है जो दश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसी प्रकार भगत राव का क्षेत्र हो जाएगा किम नदी के किनारे गुजरात में, दैमाबाद का क्षेत्र हो जाएगा प्रवरा नदी किनारे अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में। और यहां पे ध्यान ये रखना है कि जब भगत राव का क्षेत्र था, जब तक जो है भगत राव के बारे में था, तो ये मांडा से भगत राव के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1100 किलोमीटर, ठीक है, ये 1100 किलोमीटर था। फिर भगत राव और दैमाबाद के बीच का डिस्टेंस जो है वो 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मांडा से लेकर दैमाबाद के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 1100 प्लस 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 300 इज इक्वल टू 1400 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि सर्वाधिक पश्चिम और सर्वाधिक पूर्व के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1600 किलोमीटर, ठीक है, 1600 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस था। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इतने विशाल क्षेत्र में जो है मतलब फैली हुई सभ्यता थी, ठीक है। और इसके अगर हम एरिया की बात करें, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, अगर इसके एरिया की बात करें, ठीक है, एरिया इसका हो जाएगा 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसका जो है शेप आप कह लीजिए, इसका जो आकार था वो ट्रायंगुलर था, ठीक है, त्रिभुजाकार था, ठीक है, वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका ट्विन कैपिटल स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार इसकी जुड़वा राजधानी जो है वो क्या थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बाद तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरा स्थल जो है वो लोथल था, और उससे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहकर पुकारा गया, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है ना, कि समझ में आ रही है मैंने क्या क्या बातें बता दी है। ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहली बात हमने बताई, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, ये हमने आपको बताया क्यों कहा गया, क्योंकि प्रारंभिक जो पूरा स्थल थे वो सिंधु या उसके सहायक नदियों के इर्द गिर्द मिला। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पूरा स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो क्या है कि क्लियर हो गया। लेकिन एक दो बात और आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पे देखिए समझने
समझने वाली जो बात है वो बात क्या है कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पे ये समझिएगा, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन कहा गया। वाई, क्यों कहा गया? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कांसा जो है बनता कैसे है। कांसा जो है वो कैसे बनता है? कांसा जो है तांबा और टिन, कॉपर और एसन मिलाकर, तांबा और टिन को मिलाकर जो है ब्रोंज का निर्माण होता है। और इस कांसे का, यानी कि एक बात समझिए कि तांबा को टिन में मिलाने से एक नई धातु कांस्य बन सकता है, इस बात की सर्वप्रथम खोज किसने की? हड़प्पा वासियों ने। और उसकी इसी विशिष्ट उपलब्धि के नाम से इस सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता कहकर पुकारा जाने लगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। और कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने ही कांसे की खोज की थी, ब्रोंज की खोज की थी। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान यहां पर रखने की है कि भले ही वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, भले ही वो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी, लेकिन इंपॉर्टेंट सब बात यह है कि कांस्य युगीन सभ्यता होने के बावजूद भी हड़प्पा वासियों ने सबसे ज्यादा अपने औजार और उपकरण के लिए जिस धातु का प्रयोग किया वो कांसा नहीं था। नाम कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन कांसा नहीं था बल्कि तांबा ही था। सबसे ज्यादा प्रयोग अभी भी तांबा ही हो रहा है, लेकिन कहला क्या रहा है? कांस्य युगीन सभ्यता। तो कांस्य युगीन सभ्यता कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कांसे का बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो कांसे के बजाय मतलब वो कांसे का सर्वप्रथम निर्माण किया था। कॉपर को टिन में मिलाने से एक नई धातु बन सकती है, एक विशिष्ट उपलब्धि के नाम से इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। जस्ट लाइक इसको आप ऐसे समझिए कि अगर जैसे हम आज के युग को जेट युग कहते हैं, विमान युग, क्या आपको लगता है कि सारे लोग विमान पर चढ़ने लगे? आज भी मैक्सिमम लोग ट्रेन से ही सफर करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है बस से सफर करते हैं, यानी स्थल मार्ग से सफर करते हैं। जब कह सकते हैं वायु मार्ग से तो करते नहीं है, लेकिन फिर भी आज के युग को हम जेट युग कह देते हैं। तो क्या सारे लोग विमान पर चढ़ने लगते हैं? नहीं, बल्कि क्यों कहते हैं जेट युग? क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो मनुष्य, जो थलचर प्राणी है, जो धरती पर रहने वाला है, वो आसमान में पक्षियों की तरह उड़ने लगा। उसने ऐसी तकनीक की इजाद कर दी कि आसमान में पक्षियों से और पक्षियों से भी तेज उड़ने लगा और पक्षियों से भी ज्यादा ऊंचाई पर वो उड़ने लगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, और इसी उपलब्धि की वजह से आज के युग के जेट युग कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज के लोग विमान पर चढ़ने लगे। ठीक इसी तरह से जो है आज के सिंधु घाटी सभ्यता का जो युग है वो कांस्य युगीन सभ्यता कहलाया। वो इसलिए कहलाया क्योंकि कांसे का निर्माण की जो तकनीक है, उस तकनीक की जानकारी हड़प्पा वासियों ने हासिल किया था, और इसी विशिष्ट उपलब्धि के नाम से इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। फिर जो है वो क्या है कि, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, 2-3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है कि कांस्य युगीन सभ्यता है, लेकिन कांसे का बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं हो रहा है। बड़े पैमाने पर कौन सी धातु का प्रयोग हो रहा है? तो वो धातु हो जाएगा तांबा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि इस काल के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता नहीं है। यहां पे लोहे का प्रयोग या लोहे के प्रयोग से संबंधित कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। तो ये अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था। मतलब देखिए ये एक इतना इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। 6th सेंचुरी BC में जिन नगरों का उदय हुआ, उन नगरों के वो जो नगरीय सभ्यता थी वो लौह युगीन है। और बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे विद्वान इस बात को एम्फसाइज करते हैं कि लोहे की वजह से ही नगरों का उदय हुआ। तो इसका मतलब फिर यह हो जाता है कि क्या किसी भी स्थल का शहर के रूप में तब्दीलीकरण की एक आवश्यक शर्त है लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाना? तो वास्तव में ऐसा नहीं है। लोहे की वजह से शहर बने होंगे या एक उत्प्रेरक का काम किया होगा, लेकिन लोहा नहीं होगा तो शहर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, शहरी सभ्यता बावजूद इसके है लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो ये इस मान्यता को गलत सिद्ध करता है कि लौह युगीन सभ्यता या लोहे के बिना शहरों का उदय नहीं हो सकता है।
है, ठीक है, या फिर लौह युगीन लोहे के प्रयोग से ही जो है दूसरी नगरीय क्रांति जो है वो संपन्न हुई। तो ये एक शर्त नहीं, हाँ और सारे फैक्टर्स रहे होंगे शहरों के उदय के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उसमें लोहे ने जाकर जो है थोड़ा सा कैटलिस्ट का काम किया, उसके उस नगरीकरण की प्रक्रिया को थोड़ी तीव्र गति जो है वो क्या है कि प्रदान कर दी, ठीक है। उसने जो थ्रस्ट मारा वो जो है वो क्या है कि थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल था, ये हो गया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए, ठीक है, मैं छोटी छोटी सवालों को ही जो है उसी के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी ये ध्यान रखिएगा जब भी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा। मैं जिस शब्द पे एम्फेसाइज कर रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया, और उसमें देगा तांबा, कांसा, उसमें लोहा देगा, उसमें पत्थर देगा, पाषाण देगा। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा प्रयोग अभी भी पत्थरों का ही हो रहा है। लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित कि हड़प्पा वासियों ने अपने औजार और उपकरण के निर्माण के लिए धातु में किसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया, तो वहां पर अगर लोहा दिया रहेगा, तांबा, कांसा, पीतल दिया रहेगा, तो उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा तांबा, ठीक है, तांबा हो जाएगा, ठीक है। बात मेरी समझ में आ गई। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जब भी सवाल पूछा जाए कि हड़प्पा वासियों या हड़प्पा सभ्यता का उदय निम्नलिखित में से किस पृष्ठभूमि में हुई, उसको वो किस बैकग्राउंड में हुआ, तो ध्यान रखिएगा उसमें ऑप्शन दिया रहेगा ताम्र पाषाणिक, ठीक है। उदय जो है ध्यान रखिएगा कि ये ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में, ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में, ये बहुत बार सवाल पूछा गया है कि ताम्र पाषाणिक, ठीक है, एक अलग कलर से भी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताम्र पाषाणिक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं चैल्कोलिथिक, ठीक है, कैल्कोलिथिक कहा जाता है, लिथ मतलब चट्टान होता है, ठीक है, कैल्कोलिथिक। और इसको कभी कभार क्या होता है कि ध्यान रखिएगा कभी कभार जो है ऐसे लिख दिया जाता है कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक जो है वो लिख दिया जाता है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में हुआ, यानी उसके जस्ट पहले क्या था कि तांबे का और पत्थरों के औजार और उपकरण का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, फिर कांस्ययुगीन सभ्यता आई, ठीक है। तो कांस्ययुगीन सभ्यता का उदय जो है ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में हुआ, कैल्कोलिथिक जो है बैकग्राउंड में हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में हुआ था किस सभ्यता का, कांस्ययुगीन सभ्यता का उदय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा, इसको जो है आपको क्या है कि समझना होगा, ठीक है। तो ये है ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि, कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई। अब देखिए कुछ और बातें मैं आपसे बताना चाहता हूं, ठीक है, ताकि वो सारी चीजें ये है, उसके बाद हम लोग टाउन प्लानिंग, उसका इकोनॉमिक लाइफ, ये सब स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखिए सबसे पहली बात आपको जो है कि बात हड़प्पा के संबंध में समझना है, ठीक है, हड़प्पा के संबंध में समझना है। हड़प्पा आपको जो है मालूम है कि ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, ठीक है, मोंटगोमरी जिले में स्थित है, फिर रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली जो बात है कि आपको मालूम है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम जो है वो पूरा स्थल जिसका उत्खनन हुआ या जिसके संबंध में जानकारी मिली वो है हड़प्पा की, और इसकी जानकारी आपको मालूम है 1921 एडी में 1921 ईस्वी में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने इस स्थल का क्या किया था, उत्खनन किया था, ठीक है। राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने क्या किया था, इस पूरा स्थल का उत्खनन किया, और तब जाकर यह सभ्यता जो है प्रकाश में आई, ठीक है, तब जाकर यह सभ्यता, आप सिंपली यही जानते हैं कि भाई 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन हुआ, रावी नदी के किनारे, पाकिस्तान के, वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में स्थित है। राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने किया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया। ध्यान रखिएगा सवाल जब पूछा जाएगा किसके नेतृत्व में, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसने किया, राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने किया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या हड़प्पा के संबंध में सर्वप्रथम जो जानकारी थी वो 1921 में ही मिली थी, या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इस स्थल के बारे में छिटपुट रूप में जानकारी बहुत पहले से मिल रही थी।
तो वास्तव में बहुत पहले से मिल रही थी। और वो क्या था आप इसको समझिए ऐसे जो है कि उसके बारे में, हड़प्पा के बारे में जानकारी हमें कैसे कैसे मिली। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात जो है, ईयर याद रखिएगा 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक जो है, ठीक है, चार्ल्स मैसन नामक एक पुराविद को जो है सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली। चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन नामक एक जो है वो क्या है, चार्ल्स मैसन नामक एक जो है अंग्रेज को सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में जानकारी मिली। चार्ल्स मैसन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो बहुत कुछ काम नहीं कर पाया। इसके बाद आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहली बार रेलवे का चालन जो है वो 1853 में हुआ था। और उस समय भारत का वायसराय गवर्नर जनरल जो है वो कौन था, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था 1848 से 56 ईस्वी के बीच में। तो 1853 में उसी के समय में भारत के अंदर जो है बंबई से थाने के बीच सर्वप्रथम जो है वो रेल का चालन हुआ। ठीक है, सर्वप्रथम रेल का चालन हुआ और उसके बाद एक सिलसिला प्रारंभ हुआ रेलवे लाइन के निर्माण का। तो 1856 ईस्वी में लाहौर से कराची के बीच, ठीक है, कराची से लाहौर के बीच जो है क्या हुआ कि रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना था। तो इसके लिए क्या हुआ, गिट्टियों की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, इसके लिए गिट्टियों की आवश्यकता पड़ी और उसी गिट्टी की प्राप्त करने के क्रम में विलियम ब्रंटन नामक जो है एक कह सकते हैं कि व्यक्ति को जो है वो क्या है कि उसके संबंध में, हड़प्पा के संबंध में कुछ जानकारी मिली। ठीक है, इसके बाद 1873 में भारतीय पुरातत्व के पिता, याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम याद रखिएगा। इनको भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। कई बार ऐसे सवाल पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है कि ये ध्यान रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने 1873 से इस स्थल का जो है उत्खनन किया, इसकी खुदाई की। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाता है कि 1921 के पहले जो भी कोशिशें हुई, चाहे वो 1826 में हो, चाहे 1856 में, चाहे 1873 में, यह सभ्यता पूर्ण रूपेण प्रकाश में नहीं आ पाया। 1921 एडी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर श्री दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है, जब उस स्थल का विधिवत उत्खनन हुआ, जब उसका सिस्टमैटिक वे में जो है, जब उसका एक्सकैवेशन हुआ, तब जाकर जो है फिर क्या हुआ कि सभ्यता के संबंध में जानकारी मिली। और आप इस बात को समझ लीजिए कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं मिली थी, आप इसको ऐसे समझिए, एक नक्शे के मतलब जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर आप जो है वो क्या है कि जो है इसको ऐसे आप समझिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं मिली थी तो क्या है कि ये 1500 से मान लीजिए 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैदिक एज है। फिर उसके बाद हो जाएगा बौद्ध एज आ जाएगा, इसके बाद मौर्य काल आ जाएगा, इसके बाद पोस्ट मौर्यन पीरियड, ये सब आएगा। तो क्या होता था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी नहीं थी तो ये कहा जाता, और आप यहाँ पे मान लीजिए 2020 में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो जब इसका उत्खनन इंडस वैली सिविलाइजेशन का नहीं हुआ था तो हम सारे लोग यही समझते थे, या हम लोग के बीच यही धारणा मौजूद थी कि हमारी सभ्यता और संस्कृति का ओल्डेस्ट प्रमाण जो है वो वैदिक एज में मिलता है। ठीक है, उसका जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहां से है, वो वैदिक युग से मिलता है। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ, हमारी सभ्यता और संस्कृति 2500 और इससे पुरानी साल जो है चली, यानी 4000, यानी कि आज से 2500 लेकिन यहां से 4000 साल पुरानी सभ्यता हो गई, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें देखा गया, इसको पढ़ा गया, अध्ययन किया गया, तो ये पाया गया कि वैदिक युग ने जिस तरह से आज की सभ्यता और संस्कृति, हिंदू या सनातन जो संस्कृति है उसको प्रभावित किया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने भी प्रभावित किया। इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने परवर्ती युगीन सभ्यता और संस्कृति के लोगों को क्या क्या दिया, वो कौन कौन सी ऐसी बातें थी, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्हाटएवर जो भी है, वो कौन कौन सी ऐसी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की थी जो बाद के कालों में हिंदुस्तान में अन्य कालों में भी जो है अपनाया गया, उसको जो है बड़े पैमाने पर अपनाया गया। तो ये याद रखिएगा, उसका सही जवाब जो है वो क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी बातें वो हम आपको बाद में बताएंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी बात है जो आज के कालों में भी देखने को मिलता है। बल्कि जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो आप खुद कनेक्ट करिएगा। जिस दिन आपने अपनी जानकारी को कनेक्ट करना सीख गए,
आज का उस युग को आज से कनेक्ट करना सीख गए, उस युग को बाद के काल से कनेक्ट करना सीख गए, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करना सीख गए, तो आप समझ जाए फिर धीरे धीरे आपकी रफ्तार तेज हो जाएगी और आपकी समझदारी इतनी विकसित हो जाएगी ना, किसी चीज को आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। और इसके बाद एक बात और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ठीक है ना, कि एक चीज और समझ लीजिएगा कि जब सवाल आपसे ये पूछा जाए, आपसे कोई भी पूछे, आपके दिमाग में क्या ये बात नहीं आती है कि कांस्ययुगीन सभ्यता यानी कि कांस्य की जब जानकारी लोगों को हो गई तो कांस्य का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ क्यों नहीं? ठीक है, तो यहां पर एक बात आप समझिएगा, ये आपको लोहे के क्रम में भी मिलेगा कि किसी भी धातु की जानकारी होना और उस धातु का बड़े पैमाने पर प्रयोग होना दो अलग अलग चीज है। ठीक है ना, दो अलग अलग चीज है। जैसे लोहे की जानकारी 1000 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उसका बड़े पैमाने पर प्रयोग 400 साल के बाद 600 ईसा पूर्व में हुई। इसी प्रकार कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लोहे की कांस्य की जानकारी हो गई, लेकिन बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं कभी हो पाया? रीजन क्या है? रीजन समझिएगा, रीजन यहां पर यह था कि वास्तव में क्या है कि अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर, ठीक है, अगर आप देखिए यहां पर कि ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर जो है वो खेतड़ी राजस्थान से आज भी मिलता है, उस समय भी लोग जो है प्राप्त करते थे। ठीक है, खेतड़ी राजस्थान से। दो चीजें याद रखिएगा, हड़प्पा वासी सोना जो है वो कोलार क्षेत्र कर्नाटका से हासिल करते थे। कोलार क्षेत्र कर्नाटका, आज भी सोना कोलार क्षेत्र कर्नाटका से मिलता है। हड़प्पा वासी तांबा प्राप्त करते थे खेतड़ी राजस्थान से, आज भी खेतड़ी राजस्थान से तांबे की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए तांबा जो है वो क्या है कि खेतड़ी राजस्थान से मिल जाता था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा काल में ये टिन जो है ना वो भारत के अंदर नहीं मिलता था, ये अफगानिस्तान, ईरान से आता था या फिर अफगानिस्तान के क्षेत्र से आता था। अब आप सोचिए उस समय परिवहन के तीव्र साधन क्या थे? बैलगाड़ी थे, जिसको तीव्र साधन कहना भी सही नहीं है। ठीक है, तो परिवहन के तीव्र साधन जो है बैलगाड़ी थे। बैलगाड़ी यानी आप उसको तीव्र नहीं कहिए, बल्कि इसको कहिए कि परिवहन का प्रचलित साधन जो है वो क्या था? वो बैलगाड़ी था। तो बैलगाड़ी से क्या आप ईरान जाएंगे? बैलगाड़ी से क्या आप अफगानिस्तान जाएंगे? फिर वहां से टिन लेकर आओगे, फिर तांबा में मिलाएंगे, फिर कांसा बनाएंगे, फिर कांसे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। ये टाइम टेकिंग एंड एक्सपेंसिव जो है वो क्या है कि जॉब था, और इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कांसे की जानकारी हो गई, लेकिन कांसे का बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं हो सका। रीजन क्या था कि हिंदुस्तान में खेतड़ी राजस्थान से तांबा तो मिल जाता था, लेकिन टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान के क्षेत्र से ही जो है वो क्या है कि हासिल होता था। तो ये आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप जैसे भी पढ़ो, ठीक है, बहुत ही साइंटिफिक होना चाहिए, और जब आप पढ़ते हैं, जब आप समझते हो ना, तो आपको चीजें, आपको बातें जो है वो याद आने लगती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको बता दिया, और आप सब जो है वो क्या है कि अपना अपना जो एडमिशन हो चुका है, और जिनको एडमिशन लेना है वो एडमिशन लीजिए जल्दी। ठीक है, और जिनका एडमिशन हो चुका है वो अपने जो भी आपने भेजा है प्रमाण के तौर पे, उसी में अपना एक एड्रेस भेजिए।